सीए कविता और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड वीडियो लेकर के आओ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज करने हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन करना है। जो आप लोगों की ऑडिट हुई थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की 2024-25 में, आपने उस ऑडिट के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उन क्लोजिंग बैलेंसेस से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना है कि देखो जो आपने 31 मार्च 2025 में आपके बैलेंस थे, फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट का आपका बैलेंस था या स्टॉक का आपका बैलेंस था, लोन के बैलेंसेस थे, वही सेम बैलेंसेस आपके 1/4/2025 को शो होने चाहिए। राइट और रॉन्ग? हाँ जी मैम, क्योंकि जो मार्च को आपका अकाउंट्स क्लोज हुए वही सेम अकाउंट्स तो आपके 1 अप्रैल 25 के अंदर ओपनिंग होंगे। हाँ जी मैम, 1 अप्रैल 25 को वही अकाउंट्स ओपनिंग होंगे। तो आपको चेक करना है कि ऑडिट के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है क्या वही सेम ओपनिंग बैलेंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सभी बैलेंसेस आपने चेक कर लेने हैं, कैपिटल अकाउंट के, क्लोजिंग के, लोन के या अदर जितने भी आपके लेजर्स हैं कि सभी लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस आप लोगों के सेम हो। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी इस चीजों को समझा देती हूँ आपको कैसे करना है। देखिए जैसे हमारे पास ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ये हमारे पास फाइनलाइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पीडीएफ है हमारे क्लाइंट की। इसका जो बैलेंस है 31 मार्च 2025 को वो कितना आ रहा है, 5353,142। ये बैलेंस आप लोगों के पास आ रहा है। अब यहीं पे मैं आपको लेकर के आई हूँ इस पर्सन के टैली डेटा पे। अब टैली डेटा पे जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ आप लोगों ने बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है, देन आपको जाना है कैपिटल अकाउंट पे। यहाँ से आप लोगों ने इसका ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेना है। यहाँ जब आप इसका ओपनिंग बैलेंस चेक करेंगे तो 5353,141.87। अब ये पॉइंट्स के अंदर आपका डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने राउंड फिगर के अंदर बैलेंस शीट बनाई हुई थी। तो ये जो आपके पास बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस आप लोगों का सेम है, ठीक है, तो ये हमने करेक्ट कर लिया। इसी तरीके से आपको फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस, जो आपका लोन एंड एडवांसेस है उसका बैलेंस, ये सभी बैलेंसेस आपको यहाँ पे चेक कर लेने हैं कि कोई भी बैलेंस आपका यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, सभी ओपनिंग बैलेंसेस आपके सेम आने चाहिए। अभी यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक और बैलेंस मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। जैसे बैलेंस शीट पे हम लोग गए, यहाँ हम फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस चेक कर लेते हैं। F12 आपको करना है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और ट्रांजेक्शंस आपको दोनों पे यस कर देना है। देन आप लोग यहाँ पे देखेंगे आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, 3847,000 ड्यूरिंग द ईयर। ना डेबिट ना क्रेडिट, कोई भी ट्रांजेक्शन आपके पास नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस चेक कर लेना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बैलेंस हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट के अंदर आपके पास कितना बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस शीट में हमारा 3847,000 सेम बैलेंस हम लोगों का आ रहा है। यहाँ देखिए ये रहा आपके पास फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस, दैट इज ऑल्सो सेम। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें ओपनिंग बैलेंस चेक करना है। इसी तरीके से आपको अदर करंट लायबिलिटीज का जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस उस टाइम थे बैलेंस शीट में, वो सब आप लोगों को चेक कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि आपको जीएसटी रिकंसिलेशन कर लेना है। देखिए जीएसटी रिकंसिलेशन आपने किस किस का करना है, आपने R1 3B का आपस में जीएसटी रिकंसिलेशन कर लेना है कि यानी R1 में जितना टैक्स आप लोगों ने दिखाया हुआ है, जितनी टैक्सेबल वैल्यू दिखाई हुई है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो आप लोगों ने 3B के अंदर पे कर दिया है। यानी R1 और 3B का सारा डाटा आप लोगों का मैच है, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है। नेक्स्ट आपने परचेज का रिकंसिलेशन कर लेना है 2A से। परचेज का रिकंसिलेशन आपने किससे कर लेना है, 2A से। और परचेज के ऊपर जो आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, जो आपने परचेज एक्सपेंसेस के अंदर शो की है, कितनी परचेज आप एक्सपेंस के अंदर शो करेंगे, P&L के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में जो आप शो करेंगे वो परचेज आपने रिकंसाइल कर लेनी है 2A से, कि आपके सारा का सारा डाटा 2A से मैच हो। बट अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो जो आपको आईटीसी क्लेम करना है, जो परचेज के ऊपर आपने आईटीसी क्लेम करना है, वो किसके अकॉर्डिंग क्लेम करना है, वो 2B के अकॉर्डिंग क्लेम करना है। तो आपने आईटीसी का कंपैरिजन 2B से कर लेना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपने सेल को GSTR1 से कंपेयर कर लेना है कि जो भी आपने सेल दिखाई है वो कंप्लीटली GSTR1 में शो कर रखी है, कोई भी डिफरेंस उसके अंदर नहीं है। कोई ऐसा बिल तो नहीं है जो GSTR1 में जाने से रह गया हो या GSTR1 में कोई एक्सेस बिल चला गया हो आप लोगों के पास। तो ये सारा डेटा आपने रिकंसाइल कर लेना है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं,
कि R1 और 3B को हम किस तरीके से मैच करेंगे। देखो मैं कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको अकाउंट फाइनलाइजेशन किस तरीके से करना है। तो हम डिटेल में एक एक स्टेप, ऐसा नहीं कि हम डिस्कस करेंगे कि आपको करना क्या क्या है, उसको कैसे करना है ये भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। R1 और 3B को आपने कैसे मैच करना है, इसके लिए हम चलेंगे जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे हम आ गए। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज पे जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा रिटर्न का, देन आपको जाना है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन पर। यहाँ आने के बाद आपने फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेना है। हम 25-26 फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेंगे। सर्च के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे जब आप ये फर्स्ट टेबल देखेंगे तो फर्स्ट टेबल में आपके पास GSTR1 और GSTR3B का कंपैरिजन टेबल मिल जाएगा। GSTR1 और 3B को जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे मंथ वाइज आपके पास 0 रुपीज का डिफरेंस है, यानी एक भी पैसे का डिफरेंस आप लोगों के पास नहीं आ रहा है। ये आप लोगों के पास डिफरेंस वाला कॉलम है। डिटो डिटो आपके पास हर एक चीज मैच है। तो ये आपने कंप्लीटली कंपेयर कर लेना है कि क्या GSTR1 के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है आपका वो 3B में आपने लाइबिलिटी पे की है या नहीं की है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि परचेज के केसेस में आपने 2A को कैसे कंपेयर करना है अपनी टैली से, या 2B को कैसे कंपेयर करना है टैली से। देखिए परचेज और जो 2A को आपने टैली करना है वो हम टैली के अंदर ही कंपेयर करेंगे डाटा, जो अपने जीएसटी पोर्टल के डाटा से। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करना बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने ये वाला डाटा कंपेयर करना है। एज इट इज आप उस सेम तरीके से अपना GSTR1 का और सेल का डाटा भी टैली कर सकते हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद हमें उस मंथ की GSTR2B सिलेक्ट कर लेनी है जिस मंथ के बिल्स हम लोग मैच करना चाहते हैं। यहाँ पे हम GSTR2B पे आ चुके हैं। यहाँ डाउनलोड के बटन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने जनरेट JSN फाइल टू डाउनलोड, इस पे क्लिक कर देंगे। आपके पास JSN फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आ जाना है आपको अपने टैली प्राइम पे। टैली पे आने के बाद आप लोगों ने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। देन आप लोगों को आ जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, जीएसटी रिकॉर्ड्स पे। यहाँ से हम GSTR2B का डाटा रिकंसाइल करेंगे। यहाँ आपको वो वाला मंथ सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आप रिको करना चाहते हैं। मैंने वो वाला मंथ सिलेक्ट कर लिया। आप किसी भी मंथ की रिको यहाँ पे कर सकते हैं। कंप्लीट मंथ वाइज रिको आपकी होती चली जाएगी, चाहे उसमें कितनी ही बिल्स क्यों ना हो। आपने ये मंथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऊपर इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इंपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। देन आपको GST रिटर्न्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने पाथ सिलेक्ट करना है। GSTR2B पे क्लिक करके इधर आपने स्पेसिफाई पाथ पे जाना है। यहाँ आपने वो पाथ एंटर करना है जहाँ पे एक्चुअल में आपका डाटा है, जहाँ आप लोगों ने वो अपनी फाइल सेव की है, वो डाटा का पाथ आपको यहाँ कॉपी करना है। देन जो फाइल थी आपकी वो फाइल आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ये पाथ हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। देन हमने जो डाटा था डाटा कॉपी कर लिया। एक्सेप्ट के ऊपर हम लोगों को क्लिक कर देना है। देन ये देखिए, ये हमारे पास जो डाटा है, ये डाटा हमारे पास कंप्लीटली मैच हो चुका है। यहाँ देखिए आपके पास जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपके पास मैच है, IGST आपके पास मैच है, इनवॉइस अमाउंट आपके पास मैच है। ये दोनों बिल्स आपके देखिए, दोनों बिल्स आपके पास सेम फर्म के हैं। तो ये दोनों बिल्स आप लोगों के मैच हो चुके हैं। क्लियर? तो आपके पास जितने भी बिल्स होंगे सेम बिल्स आप सारे के सारे यहाँ पे मैच कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस तरीके से सिर्फ ये बिल्स मैच नहीं कर सकते, आप इस मेथड से अगर चाहें तो GSTR1 भी मैच कर सकते हैं। यानी सिर्फ परचेज नहीं, यहाँ पे सेल भी आप लोग मैच कर सकते हैं। तो आपको रिकंसिलेशन का मेथड समझ में आ गया होगा कि आपको रिकंसिलेशन किस तरीके से करनी है। ये आपको सभी का डाटा मैच करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, यानी GSTR1 आपकी मैच होनी चाहिए आपके टैली में जो सेल्स की बिल है। GSTR3B आपकी R1 के साथ मैच होनी चाहिए। GSTR2B परचेज के बिल्स के साथ मैच होनी चाहिए आपकी, जो आपने ITC लिया है उसके साथ। लेकिन 2A और 2B का डिफरेंस आप लोगों को जरूर ध्यान से समझ लेना है, ताकि आपको पता चल जाएगा। 2B का कंपैरिजन होगा सिर्फ ITC पर्पज के लिए। 2A का जो कंपैरिजन होगा वो जो टोटल सेल्स के बिल दिखाए हैं उनको कंपेयर करने के लिए। अगर आप डिटेल में अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि 2A 2B का डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से इनकी रिकंसाइल डिटेल में करनी है। मैं अलग से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर? नाउ आपने उसके बाद क्या वेरीफाई करना है कि आपने जो एक्सपेंसेस दिखाए हुए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें कोई ऐसे एक्सपेंसेस तो नहीं है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता हो। फॉर एग्जांपल
आपने कोई भी फ्रेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखाए, अगर कोई भी फ्रेट के एक्सपेंसेस आप लोगों ने दिखाए हैं तो फ्रेट के ऊपर एज यू नो कि आरसीएम अप्लाई होता है। या फिर आपने कोई भी ऐसे लॉयर के एक्सपेंसेस दिखाए हैं, यानी कि आपने किसी एडवोकेट से रिलेटेड फीस दिखाई है, अब एडवोकेट की फीस पर आप लोगों के पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा। तो अगर आपने ऐसे कोई भी खर्चे शो किए हैं जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो उसके ऊपर टैक्स पे करना भी आप लोगों को जरूरी होता है, आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से। तो ऐसे कोई भी खर्चे पीएनएल में या तो शो मत कीजिएगा, या शो कर रखे होंगे तो आप लोगों को उसके ऊपर आरसीएम पे करना जरूरी है, और ये आरसीएम आप लोगों ने कैश के अंदर ही पे करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एलयूटी या बॉन्ड की, तो एलयूटी आप लोगों को कब फाइल करनी है, अगर आप लोगों का जो काम है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का है या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का है, और आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो करते हैं वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी आप पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं करते हैं, सरकार को रिफंड नहीं लेते, कोई भी आप स्टार्टिंग से पे ही नहीं करते, तो आपको एलयूटी फाइल करना जरूरी होता है। तो फिलहाल 31 मार्च 2026 से पहले आपको 26-27 की एलयूटी फाइल कर देनी है, इस बात का ध्यान रखना। और इस साल की यानी 25-26 की जब आप ऑडिट करवाओगे तो आपका सीए चेक करेगा कि आपने पिछले साल जो था मार्च 2025 से पहले एलयूटी फाइल की थी या नहीं की थी। आप लोगों को भी ये चेक कर लेना है कि अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अपनी गुड्स को या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो तो एलयूटी आपने इस साल की पीछे फाइल की थी या नहीं की थी। नाउ जीएसटी रेट्स आपने अपने करेक्टली चेक कर लेने हैं। कैपिटल एसेट्स अगर आपने कोई भी सेल की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर कोई भी कैपिटल एसेट आपने सेल की है तो आपने उसके ऊपर आईटीसी अपना रिवर्स कर देना होता है, या फिर आपने उसका जो आईटीसी है वो सेल के हिसाब से पे करना होता है। तो इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया आप लोगों ने अपनाया है वो आप चेक कर लेना। अगर कोई भी क्राइटेरिया नहीं अपनाया तो कल को दिक्कत हो सकती है, आप लोग उसका आईटीसी DRC 03 से रिवर्स कर दीजिएगा। नाउ ब्लॉक्ड आईटीसी तो ऐसा कोई नहीं है ना जो आपने क्लेम कर लिया हो, ये भी आप लोगों को चेक कर लेना। जैसे किसी भी मोटर व्हीकल का आईटीसी आपने क्लेम ना किया हो, कोई भी फूड या ब्रेवरेजेस का आईटीसी आपने क्लेम ना किया हो, क्लब मेंबरशिप का आईटीसी क्लेम ना किया हो। अगर आप लोग चाहते हो कि ब्लॉक्ड आईटीसी के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को दूं कि कौन कौन से आईटीसी आप लोगों के लिए ब्लॉक्ड होते हैं अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा अगर आप लोग ऐसी वीडियो मुझसे डिटेल में चाहते हैं तो। पर्सनल एक्सपेंसेस कोई भी आपने पीएनएल में डेबिट नहीं करने हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके कोई ऐसे हैं एक्सपेंसेस जिनके आईटीसी आपने क्लेम कर लिए हैं तो वो आईटीसी आपने रिवर्स कर देने हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने वो आईटीसी क्लेम कर ली तो 18% इंटरेस्ट भी आपको उस आईटीसी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आएंगे टीडीएस और टीसीएस कंप्लायंसेस। अगर आपने कुछ ऐसी पेमेंट्स की हैं जिसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था या टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए था और आप लोगों ने कलेक्ट नहीं किया तो आप लोग उस चीज़ के लिए लायबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 194C सेक्शन की मैं बात करती हूँ। कॉन्ट्रैक्टर के केस में अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप लोग पेमेंट कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को, एग्रीगेट पेमेंट एक साल के अंदर आपने 1 लाख से ज़्यादा कर दी, एग्रीगेट यानी कंप्लीट ईयर के अंदर जो आपने पेमेंट की टुकड़ों के अंदर वो 1 लाख से ज़्यादा कर दी, तो ऑब्वियसली आपको एज अ कॉन्ट्रैक्टर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, बट आप लोगों ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। प्रोफेशनल फीस आपने दिखाई है तो 194J में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। रेंट आप लोगों ने दिखाया हुआ है 50,000 रुपये महीने से ज्यादा का रेंट है तो आपको 194I में टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आपने सभी टीडीएस के सेक्शंस जो है वो देख लेने हैं कि आपका किस टीडीएस के सेक्शन में टीडीएस एप्लीकेबल होता है, कौन से सेक्शन में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। जो भी अमाउंट पे जिस भी एक्सपेंस पे आपका टीडीएस एप्लीकेबल होता है वो टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ एक्सपेंसेस एंड पेमेंट को आपने वेरीफाई कर लेना है कि जितनी भी एक्सपेंसेस है वो प्रॉपर बिल्स के साथ होनी चाहिए। ऑडिट फीस प्रॉपरली आपको लिखनी है। कई बार क्या होता है ऑडिट तो आप लोग करवा लेते हो लेकिन ऑडिट फीस डालना भूल जाते हो। जब भी आप लोग अपनी अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे तो उसमें आपको 31 मार्च से पहले ही ऑडिट फीस की एंट्री जरूर कर लेनी है। जितनी भी ऑडिट फीस आपका सीए लेगा उस ऑडिट फीस की एंट्री करनी है। अब एंट्री कैसे करनी है? ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस पेबल, यहाँ पे पेबल की एंट्री कर देना और जो पिछले साल का पेबल आपके पास होगा वो पेबल पेड की एंट्री कर दीजिएगा। जैसे जो लास्ट ईयर का है ऑडिट फीस पेबल डेबिट टू बैंक और कैश, जिस भी माध्यम से आपने उसको पैसा दिया हो वो यहाँ पे आपने क्रेडिट कर देना है। तो ये ऑडिट फीस का एक्सपेंस आपको जरूर बताना है।
जो प्रोविजन आपने क्रिएट किए हैं अदर अनपेड एक्सपेंसेस के, कुछ एक्सपेंसेस और भी ऐसे होंगे जो अभी आपने पे नहीं किए लेकिन वो इसी साल के एक्सपेंसेस हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देने हैं और अपने बैलेंस शीट में अनपेड एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग आपने वहां पे शो कर देने हैं। क्लियर? वेरीफाई एक्सपेंसेस क्लासिफिकेशन। अब ऐसा ना हो कि कोई एक्सपेंसेस आपका कैपिटल नेचर का हो, यानी कि कोई कैपिटल एक्सपेंस आप लोग P&L में मत लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे मत लिखना। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्सपेंस है, यानी सिंगल एक ही ईयर यूज होने वाला आपका एक्सपेंस है, तो उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है। कोई लंबे टाइम तक चलने वाला खर्चा है तो उसको आपने बैलेंस शीट के अंदर शो करना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। कोई भी एक्सपेंस आपने 10,000 से ज्यादा का एक दिन में कैश में पे किया हुआ नहीं दिखाना है। आप किसी भी पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज्यादा का कैश अलाउड नहीं कर सकते। कैश में अगर कोई खर्चा दिखा रहे हैं तो सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से कम ही कैश पे करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। किसी भी पर्सन को कैश में आपने लोन रीपेमेंट नहीं करना है। वैसे 19,999 रुपीज का लोन रीपेमेंट अलाउड है, बट इसकी भी रिपोर्टिंग आपकी ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिकली जाती है, तो मैं रिकमेंड नहीं करती हूं कि आप 1 रुपए का भी लोन रीपेमेंट, 1 रुपए का भी इवन मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप 1 रुपए का भी लोन रीपेमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बाय कैश शो करें। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगर आप किसी भी पार्टी से कैश की रिसिप्ट दिखा रहे हो, आपकी जो पार्टीज हैं, आप लोगों की पार्टीज अगर बैंक से पेमेंट नहीं कर रही है और कोई भी पार्टी आपको कैश के थ्रू पेमेंट कर रही है, तो किसी भी पार्टी से आपने 2 लाख से 1 रुपया कम, इवन ये इक्वल भी नहीं हो सकता, इसको मैं कैन नॉट एक्सीड्स और इक्वल, यहां पे मैं लिख देती हूं और इक्वल भी नहीं हो सकता। क्लियर? आप लोग 2 लाख से 1 रुपया कम ही कैश रिसीव कर सकते हो, उससे ज्यादा या उसके इक्वल कैश रिसीव नहीं कर सकते फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन, किसी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन से के लिए, या फिर किसी भी सिंगल पर्सन से, या सिंगल इवेंट के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक बिल ले लिया 2 लाख का, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फर्स्ट बिल ले लिया 2 लाख का, दूसरा बिल ले लिया आपने 1.5 लाख का, तीसरा बिल ले लिया आपने 1.8 लाख का, तो आप बोलोगे मैम इसके अगेंस्ट में 1,99,999 ले लेता हूँ, इसके अगेंस्ट अलग से 1.5 लाख ले लेता हूँ, इसके अगेंस्ट अलग से 1.8 लाख ले लेता हूँ। नहीं, ये एक सिंगल ही तो इवेंट हुआ ना, ये एक सिंगल इवेंट है। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ये सब जो सेल से रिलेटेड ही तो ट्रांजेक्शन हैं जिसके बदले में आप पैसा ले रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप जो अलग अलग सेल्स के बिल काट रहे हो अलग अलग उसके अकॉर्डिंग अमाउंट ले लोगे, नहीं, टोटल अमाउंट जो ड्यूरिंग द ईयर आप एक पर्सन से ले सकते हो दैट कैन नॉट एक्सीड्स और इक्वल टू 2 लाख रुपीज। आपको 2 लाख या उससे 2 लाख से कम ही रुपए लेने हैं किसी भी पर्सन से इन कैश। या तो आप लोगों ने चेक कर लेनी है अपनी सारी की सारी पार्टीज की आपने किसी से भी कैश रिसीप्ट की ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख से कम ही ली हो, उससे ज्यादा ना ली हो। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जाएगा कि मैम हमने इतने की सेल कर दी, हम एक काम करते हैं इस साल तो 1,99,999 यानी 1,99,999 ले लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में अगेन इन्हीं 3 बिल्स के अगेंस्ट, ध्यान से सुनिएगा, इसी साल की ट्रांजैक्शंस जो हुई है हमारे पास उन्हीं के अगेंस्ट हम 1,99,999 नेक्स्ट ईयर फिर ले लेंगे। नहीं, ऐसे आप नहीं ले सकते। वो इस साल की जो ट्रांजैक्शंस है उसके बदले में टोटल ही आप इतना ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इसके अगेंस्ट हमारे पास सेक्शंस दिए हुए हैं, स्पेशली 269 ST, इसकी रिपोर्टिंग हमारे पास आगे जाती है, तो आपने इससे ज्यादा अमाउंट इन कैश नहीं लेनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन की। फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट आपने डेप्रिसिएशन जरूर खर्चे के अंदर ले लेना है। जो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे डेप्रिसिएशन के रेट्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, रेट्स आप देख लीजिएगा। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं WDV से आपने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बात करूं तो स्ट्रेट लाइन मेथड से आपने कैलकुलेट करना है। जो कंपनीज एक्ट है इसमें अलग मेथड होता है आपके पास कैलकुलेट करने का, और इनकम टैक्स में अलग मेथड होता है। कंपनीज एक्ट में एक तरीके से दोनों ही मेथड कैलकुलेट होते हैं। रीजन बिंग ITR जाती है इनकम टैक्स मेथड के अकॉर्डिंग, और जो आपके अकाउंट्स बनते हैं वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। और इसी के अकॉर्डिंग डेफर्ड टैक्स एसेट भी कैलकुलेट होती है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज भी कैलकुलेट होती है। अगर आप सेपरेटली वीडियो चाहते हैं कि मैं डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना बताऊं तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो लेकर के आऊंगी। नाउ
रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है, जैसे कंपनीज हैं तो डायरेक्टर से कोई भी आपके ट्रांजेक्शन हुई, पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिलेटिव्स की, किसी भी ग्रुप कंपनीज की, तो वो आप लोगों को चेक कर लेनी है दैट ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी एट आर्म लेंथ प्राइस, क्योंकि जो भी आपका सीए होगा वो आप लोगों से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा कि आप लोगों ने जो ट्रांजेक्शन्स है, या आप लोगों से एक डिक्लेरेशन भी साइन करवा सकता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई वो आर्म लेंथ प्राइस पे है या नहीं है। उसका डिस्क्लोजर भी वो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देगा और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देगा, ध्यान रखिएगा। नाउ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस आपके कंप्लीट होने चाहिए। जीएसटी रिटर्न आपने फाइल कर रखी हो, टीडीएस रिटर्न आपने फाइल कर रखी हो, पीएफ ईएसआई की सारी कंप्लायंसेस आप देख लीजिएगा। जो आपने सैलरीज दिखाई हैं उसके अकॉर्डिंग जो इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास है, क्या पीएफ ईएसआई आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्या आपने कंप्लीटली पे किया हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स आरओसी फाइलिंग, देखिए अगर आपकी कंपनी है, कंपनी में आपका एओसी 4 फाइलिंग होगा, एमजीटी 7A फाइल होगा, तो ये सारी की सारी फाइलिंग्स आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि आपने लास्ट ईयर की फाइलिंग्स कंप्लीट की हुई है या नहीं की हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जितने भी बैलेंसेस कंफर्मेशंस है, जितने भी आपके बैलेंसेस है, चाहे वो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, डिपॉजिट्स हैं, इन सभी के बैलेंसेस आप लोगों को चेक करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राम है और आपका नाम श्याम है, क्लियर। अब आपके खाते में ये दिखा रहा है कि आप लोगों ने राम से पैसा लेना है, आप लोगों में डेटर्स में शो कर रहा है राम का नाम, राम आप लोगों के लिए डेटर है, 5 लाख रुपीज आपने राम से लेने हैं। तो राम का खाता भी आपके लिए क्या शो करेगा, राम ये शो करेगा कि आप उसके क्रेडिटर हैं और उसने आपको 5 लाख रुपीज देने हैं, यानी कि ये रिकंसिलेशन है। आप लोगों ने दोनों ने अपने अकाउंट्स जो है वो रिकंसाइल कर लेने हैं। जो चीज राम का अकाउंट शो कर रहा है वही सेम चीज श्याम का अकाउंट भी शो करना चाहिए। इस चीज का आप लोगों को खास ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये आपने सभी जो उतने भी आपके डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, इन सब से आपने इनकी लेजर कॉपी मंगवा लेनी है आफ्टर 31 मार्च, ताकि 31 मार्च की कंप्लीट रिकंसिलेशन आप लोगों के अकाउंट्स की हो जाए। नेक्स्ट आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि जीपी रेशो, एनपी रेशो आप लोगों की ऑलमोस्ट सेम रहे। अब देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, लास्ट ईयर आपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया था 25%, अब एकदम से आपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट दिखा दिया 5%, तो बहुत ज़्यादा मेजर डिक्रीज कर दिया आपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट। अब इतना ज़्यादा मेजर एकदम से आप नीचे ले जाएं अपने ग्रॉस प्रॉफिट को, या एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट को, तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माइंड में स्ट्राइक होता है, या जो एआई टूल है वो ही इस चीज़ को पकड़ लेगा कि इनके जो प्रॉफिट है उसके अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया या फिर बहुत ज़्यादा डिक्रीज आया, इसका रीज़न क्या है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। जीपी जो है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल सेम डिट्टो आप लोगों का जीपी होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है तो देयर मस्ट बी अ रीज़न, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना कि इतना बड़ा चेंज कैसे आया। जैसे फॉर एग्जांपल इस पहले आपका हमेशा 2 से 4% का प्रॉफिट रहता था जीपी रेशो, लेकिन अब एकदम से जीपी रेशो 15% चलेगी, तो एकदम इतना हाइक जीपी आपका गया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, या हो सकता है कोई आपकी ऐसी मार्केट मिल गई हो, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू हाइक गया हो। देयर कैन बी अ जेन्युइन रीज़न, मैं ये नहीं मना कर रही जेन्युइन रीज़न नहीं हो सकता, कोई जेन्युइन रीज़न है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आसपास का होना चाहिए आप लोगों का। पिछली बार 2% था, इस बार 3% है, 3.5% है, दैट इज़ थोड़ा सा वो डाइजेस्ट करने वाला लगता है कि हाँ डाइजेस्टेबल है, कि आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। इसी तरीके से एनपी बाई सेल रेशो आपने चेक करना है, करंट रेशोज आपने चेक कर लेनी है, डेटा टर्नओवर रेशोज आपने चेक कर लेनी है। देखिए जब आपकी बैलेंस शीट एनालाइज होती है ना, बैंक लोन पर्पज से भी एनालाइज होती है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप लोन लेने चले गए तो वो आप लोगों के लिए सारी रेशोज वहाँ कैलकुलेट होंगी, क्लियर। तभी मैं कह रही हूँ ये सब रेशोज आप लोग पहले ही चेक कर लेना, अदरवाइज कल को आप ऑडिटेड डाटा अपना चेंज नहीं कर पाओगे। डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को जो भी आपके बोर्ड रिजोल्यूशन है वो आप लोगों को देख लेने हैं, क्योंकि जब आप अपना एमजीटी 7A फाइल करेंगे तो उसमें आपके बोर्ड रिजोल्यूशंस की कंप्लीट डिटेल जाती है, जितने भी आपके एग्रीमेंट्स हुए, जो लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। ध्यान रखिएगा जो रिको भी आप लोग करते हो ना, तो अपने लोन के रीपेमेंट शेड्यूल्स लेकर के उसके भी क्लोजिंग बैलेंसेस आप लोगों ने मैच कर लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री। अब ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस आपके आउटस्टैंडिंग है वो आपने शो करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लोन लिया, आप लोगों ने लोन लिया, अब वो जो लोन है वो लोन 20 मार्च 2026, 20 मार्च 2026 इस टाइम पे आपने उसका इंटरेस्ट पे किया। अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट है वो आप लोगों को कब पे करना है, वो 20 अप्रैल 2026 को पे करना है। कब पे करना है, 20 अप्रैल 2026। अब ये जो बीच का टाइम पीरियड हो गया, ध्यान से सुनिएगा, जो ये बीच का टाइम पीरियड हो गया, इस टाइम पीरियड पे आपको जो 31 मार्च को अपने अकाउंट फाइनलाइज करने हैं, इनके बीच में आपको अपने अकाउंट्स कब फाइनलाइज करने हैं, 31 मार्च 2026 को। अब इसके बीच में जो टाइम पीरियड आया 20 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच के जो ये 11 दिन है, 11 डेज, इसका जो ब्याज है, इसका जो ब्याज है वो तो इसी टाइम पीरियड पे लगना चाहिए मर्केंटाइल लॉ के हिसाब से। मेरी बात समझ आई? यहाँ पे जो 20 मार्च 2026 है, इससे लेकर के 31 मार्च 2026 का ब्याज आपके पास 25-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही लगना चाहिए। हाँ जी मैम, इसी के अंदर लगना चाहिए। अब हमें करना क्या है, इस टाइम पीरियड के ब्याज को हम इसी टाइम पीरियड के अंदर ही लगाएंगे। अब वो कैसे लगाएंगे, हम लोग 11 दिन का ब्याज कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 11 दिन का ब्याज आया 1000 रुपए, तो वो 1000 का जो ब्याज है उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर शो कर देंगे। तो आपको ईयर एंड में एंट्री क्या करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लियर? यहां पे मैं आपको करके बता देती हूँ, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, 1000 रुपीज 1000 रुपीज। क्लियर? ये आपके पास कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये चला जाएगा आपके पास करंट लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट के अंदर। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी मैम। तो इस तरीके से आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं उनकी एंट्रीज लगानी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे कि कोई भी आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस लिया है, अब इंश्योरेंस जो है आपने फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को पे कर दिया, आपने 1 जनवरी 2026 को पे कर दिया। अब 1 जनवरी 2026 को पे किया, हमारे अकाउंट्स कब फाइनलाइज होंगे, 31/3/2026 को। तो 3 महीने तो हमने इसको यहाँ यूटिलाइज किया, लेकिन 9 मंथ्स ये कहाँ यूटिलाइज होगा, जो इसकी किस्त गई, इंस्टॉलमेंट गई, वो 9 मंथ कहाँ यूटिलाइज होगी, नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट ईयर के अंदर 9 मंथ यूटिलाइज होगी। तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया, बाकी जो इस इंश्योरेंस का 3/4 पार्ट होगा वो हमारे पास नेक्स्ट ईयर के अंदर यूटिलाइज होगा। तो वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे हम उसको, प्रीपेड एक्सपेंस। मान के चलिए कि 12,000 का इंश्योरेंस था, तो 12,000 यहाँ पे एक क्वार्टर हमने यहाँ यूटिलाइज किया, इनटू में 1/4। क्लियर? 3000 हमारे पास इस साल के अंदर यूज हुआ, तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया हमारे पास, 12,000 माइनस 3000, 9000 आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो इस तरीके से आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रीड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सभी एंट्रीज लगा देनी है। जितनी भी इस टाइप की एंट्रीज हैं वो सब आपको इसमें लगा देनी है। क्लियर? ये सब इनकम्स आपको पहले देखनी है कि कौन सी एक्रीड इनकम आपकी उसमें है, कौन सी अनअर्न्ड इनकम है। अब अगर आप लोगों को इनका नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि एक्रीड इनकम आप लोगों के पास कौन सी होती है। एक्रीड इनकम वो होती है जो हमने अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी से आपका ब्याज आना था, किसी से आपने इंटरेस्ट रिसीव करना था, वो इंटरेस्ट आपका एक्चुअली में एक्रीड तो हो गया, मिलना तो है आपको, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्रीड इनकम। एक्रीड इनकम की जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्रीड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। जैसे इंटरेस्ट की अगर मैं लूँ तो एक्रीड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे अनअर्न्ड इनकम की। अनअर्न्ड इनकम हमारे पास कौन सी होती है, अनअर्न्ड इनकम आपके पास वो इनकम होती है जो कि आप लोगों के पास रिसीव हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने अर्न नहीं की, यानी एक तरीके से एडवांस आपके पास इनकम रिसीव हो गई लेकिन अभी तक आपने अर्न नहीं की है। तो इसकी एंट्री पहले तो क्या होती है, जैसे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम रिसीव्ड। क्लियर? देन आप एडवांस को अपनी इनकम के अंदर एडजस्ट कर दें।
जब कल को एक्चुअल में वो इनकम आपके पास आपकी हो जाएगी तो आपने क्या करना है, एडवांस इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्लियर। डेप्रिसिएशन की एंट्रीज आपने लगा देनी है, अगर कोई डाउटफुल डेट्स हैं तो उनकी एंट्रीज भी आप लोगों ने लगा देनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक एंड लोन रिकंसिलेशन की। जितने भी आपके बैंक्स हैं, बैंक आपने रिकंसाइल कर लेने हैं। उन चेक्स को आपने ध्यान से देखना है जो चेक आप लोगों ने दिए थे लेकिन अभी आगे प्रेजेंट नहीं हुए, वो चेक जो आपने डिपॉजिट कर दिए लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। क्लियर। तो ये चेक आपने रिकंसाइल कर लेने हैं, इसको आपने अलग से शो कर देना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बैंक चार्जेस है, इंटरेस्ट इनकम है, ये आपने दिखा देना है। लोन वेरिफिकेशन आपने कर लेना है। देखिए जितने भी लोन के बैलेंसेस हैं, मैंने पीछे भी बताया था, लोन के रीपेमेंट शेड्यूल आप निकालवा लेना। रीपेमेंट शेड्यूल निकलवा के जितनी भी उनके बैलेंसेस हैं 31 मार्च 2026 को, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बैलेंसेस से मैच होने चाहिए। क्लियर। सेपरेट कर दीजिएगा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स को, क्योंकि जो सिक्योर्ड लोन्स हैं वो अलग आपके पास जाएंगे दिखाने हैं आपको, और अनसिक्योर्ड लोन्स आपने अलग दिखाने हैं, चाहे वो आपने बैंक से ली हो या फिर पार्टी से लिए हो। इंटरेस्ट आपने प्रॉपरली कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है। इंटरेस्ट वेरिफिकेशन भी आप लोग कर लीजिएगा। स्टॉक वेरिफिकेशन करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जो स्टॉक है, स्टॉक आपने फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लेना है कि कोई ऑब्सोलेट स्टॉक तो नहीं है। जो स्टॉक है वो आपने कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लेस पे आप लोगों को दिखाना है। एडवांस टैक्स आप लोगों को टाइमली बेसिस पे दिखाना है, एडवांस टैक्स पे करना है आपको टाइमली बेसिस पे। टीडीएस क्रेडिट्स आप लोगों ने लेने हैं, और जो आपके पास जिन जिन अमाउंट्स पे टीडीएस डिडक्टेड है, ध्यान रखिएगा 26 एएस में और एआईएस टीआईएस में जो इनकम्स आप लोगों को दिखाई हुई है, जो आप लोगों के पास शो हो रहा है डाटा, वो डाटा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जरूर मैच कर लेना है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सारा डाटा शो किया है या नहीं किया है। और अगर नहीं किया है तो क्या वो डाटा जेन्युइन नहीं था, क्या वो डाटा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड नहीं था, ये आपको सारा डाटा मैच करना है। और अगर आपने वो डाटा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया है तो ध्यान रखिएगा उसके अगेंस्ट टीडीएस भी आप लोगों ने क्लेम नहीं करना है। ट्रायल बैलेंस आप लोगों को जरूर बना लेना है ताकि आप लोगों को सारी की सारी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो प्रॉपरली समझ में आ जाए। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें आपने बनानी है, सारी रिकंसिलेशंस कंप्लीट करनी है। ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए गाइस तो पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अगर किसी भी तरीके की रिकंसिलेशंस आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना करके दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वीडियो आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।